देखो भाई, कल अपन ने इधर तक पढ़ा था, ये ब्लू कलर वाले तक। आज अपन आगे का पढ़ रहे हैं। आ, अब अपने पास है ना सर्टन प्रेसिपिटेट्स के कलर देके रखे हैं। तुमको पसंद नहीं भी हो तो मतलब वो लाइक करके से रखने का है। डर्टी ग्रीन इसका प्रेसिपिटेट का कलर रहता है। तो तुमको क्या लिख के रखना है, तुम्हें डायरेक्ट तुमको ये पूरी रिएक्शन ही छापनी है। कितनी रिएक्शन छापनी है तुमको? ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है ना, ये रिएक्शन छापनी है। और उसके बाद में जो एरो, डाउनवर्ड एरो बना क्या, डाउनवर्ड एरो FeOH2, उसके नीचे लिख के रखना है डर्टी ग्रीन, उसका कलर लिख के रखना है। फिर तुम्हें जो है एक बार तुम देख लेना रेडिश ब्राउन। तो तुम्हें FeCl3 + 3NaOH एरो 3NaCl + FeOH डाउनवर्ड ये लिखना है। और जो प्रेसिपिटेट बना ना डाउनवर्ड एरो वाला, उसके नीचे रेडिश ब्राउन लिख के रखना है। ओके जी। फिर उसके बाद में तुम्हारे पास में है CuSO4 + 2NaOH एरो Na2SO4 ट्वाइस + COH ट्वाइस, ये वाला पेल ब्लू PPT बनता है, ये लिख के रखना। मतलब तुमको ये लिखना चालू करो फटाफट। और तुम्हें कलर ध्यान रहने चाहिए। अभी ये वाला व्हाइट है, ZnOH ट्वाइस व्हाइट है, तो जिलेटिनस व्हाइट उसके नीचे लिख के रखना, जिलेटिनस व्हाइट। ठीक है, फटाफट लिखो सब जन। और फिर लास्ट वाली रिएक्शन, उसमें ये इसके नीचे लिख देना चौकी व्हाइट। तो ये 5 रिएक्शन है लिख के रखने का। ये क्यों काम आते हैं, मतलब अगर अगर तुम मतलब तुमको इतना देखो, ये रट्टा मारने वाली केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तुम्हारे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में है, 10वीं के बच्चों या 9वीं के बच्चों NSCGS वगैरह में अगर बोला डर्टी ग्रीन PPT, तुम्हारे दिमाग में पहली चीज डर्टी ग्रीन PPT बोलते ही जो चमकेगी वो चमकनी चाहिए Fe+2, आयन चमकना चाहिए Fe+2। अगर तुमको बोला जा रहा है रेडिश ब्राउन PPT, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए Fe+3। पेल ब्लू PPT Cu+2। जिलेटिनस व्हाइट PPT Zn+2। चौकी व्हाइट PPT Pb+2। सबसे पहले कलर बोलती है, अगर PPT का कलर मैंने बोला डर्टी ग्रीन कलर का PPT है, तो डायरेक्ट Fe+2। डर्टी ग्रीन कलर बिल्कुल वो रहता है जो लांडे अपने घर पे मारते हैं, एकदम प्रॉपर वो वाला कलर, जिसमें वो उस कलर का नाम है एक्चुअली कुछ तो, उसमें थोड़ा ब्लू टिंट रहता है। ये एकदम जो इस चटाई पे तुम बैठे वाले हो मान लो, तुम्हारे भी तुम भी शायद बचपन में ऐसे घर में बड़े हुए होंगे, हमारे बचपन में मेरे घर में थे कि ऐसा एकदम हिरवा भड़क कलर वाले वाला था पूरा, ये एकदम अलग ही। तो शाम होते होते पूरा अंधेरा हो जाता है। अब ये देखो, ये इस रूम में व्हाइट लाइट है, मैं व्हाइट दीवार है, तो थोड़ी सी लाइट की वजह से पूरा प्रकाश रहता है। और यही रूम अगर डार्क कलर वाले वाला रहता ना, तो प्रकाश इतना फैलता नहीं है, तुमको भलते लाइट लगा के रखने पड़ते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो लिख के रखो फटाफट, चलो करो फटाफट। वो उनकी स्कूल की नोटबुक इनकम्प्लीट है, 10वीं वालों की। उधर भी गर्ल्स भी बैठे हैं अभी। और 9वीं वालों को क्वेश्चन आंसर नहीं आया, दो दो पूछे थे, एक एक दो 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 दो। 10वीं में वो, 9वीं में वो 3 लड़कियां और धनश्री है ऑनलाइन में नासिक से। कितने 4 जन बचे वाले 9वीं। और इनका एक फोटो डाल दे रहा ना ग्रुप पे, कितने बचे वाले, तो बाकी के समझ नहीं बचे वाले। अपना शक्ल अच्छे से दिखना, नहीं तो तुम्हारी मम्मी बोलेंगी तू किधर थी, तू किधर थी। एक बार देख लेना बस, एक बार देख लेना, ग्रुप पे रहेगा, तुम्हारे पेरेंट्स से ना पूछे तू था कि नहीं था। आवाज नहीं आएगा वीडियो में, बस इतना आएगा कि इतने बच्चे थे। लिखो। चलो आगे चलो। हो गया सबका? और सबने आयंस लिखे क्या, पक्का आयंस लिखे क्या? डर्टी ग्रीन PPT बोलते ही नीचे एरो देखे, बाजू में ब्रैकेट में लिखो Fe+2। वो कहा आज फॉर्म बंद हुआ रात को 10-11 बजे, फिर मार्केट पूरी याद ही लिखेगी। वो याद ही डायरेक्ट मैं तेने प्रिंट दे दूँ लाइक 5। हाँ वो दो। हम्म, खुशी और देवयानी, यानी खुशी, खुशी और समझ। कौन सा पेपर है अगले स्कूल में? ओ, अथर्व तू पण गेला होता काल दिले तर नहीं, कल आया नहीं तो दिख रहा था। आप उसके लो बस, अभी गाड़ी वाले नहीं बना लिया।
नमन ने गया था इनको, एमपीएस वाला कोई इसने गया था। बच्चों चलो आगे। आंटी कौन से? ये कल ले, सबके एक साथ ले रहेगा अभी, बैग में पड़े ना, पेज है कि अलग? नहीं वो प्रिंट कर रहेगा प्लीज, अलग। उड़ा दूँ ना? चलो आगे। अभी देखो ये डबल डिकम्पोजिशन क्या रहता है, ये हमने कर लिया था प्रॉपर, कल कर लिया था, याद है सबको? अच्छे से याद है। अब देखो मैं नौवीं वालों के लिए एक वापस खास बात बता दे रहा, ये ना सारे के सारे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन ये स्पेशल रिएक्शंस है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इनमें एक नमूना हमेशा बेस है और दूसरा हमेशा एसिड है। तो फिर क्या होता है, देखो बेस जब भी आता है हमेशा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ओएच रहता है, और तुम्हारे बच्चों के 9वीं और 10वीं के सिलेबस में तो ओएच रहता ही रहता है बेस में। और जब भी बेस को पानी में डालते हैं, जैसे मान लो ये लास्ट वाला डाला NH4OH, तो इसमें NH4+ अलग होता है और OH माइनस अलग होता है। बेस हमेशा OH माइनस आयन देता है और एसिड हमेशा H+ आयन देता है। और अपना तो तुमको याद है, दूसरे वाले का नेगेटिव और पहले वाले, दूसरे वाले का पॉजिटिव और पहले वाले का नेगेटिव। तो H+ और OH माइनस क्रिस क्रॉस होके HOH बनेंगे, म्हणजे हमेशा क्या बनेगा? पानी। हमेशा पानी बनेगा, एक प्रोडक्ट हमेशा पानी रहेगा। और फिर पहले का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, वो बनेगा NH4Cl सॉल्ट। तो ये रिएक्शन बचपन से तुम पढ़ते आए हो, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। लेकिन इस वाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ध्यान रखना, ऐसे सॉल्ट बनते हैं, ऐसे सॉल्ट जो पानी के अंदर सोल्यूबल रहते हैं। तो सॉल्ट बनने के बाद ऐसे नहीं दिखता, तुमने एक एसिड लिया पानी के जैसा, तुमने बेस लिया पानी के जैसा, तुमने दोनों को मिलाया, तो उसमें पानी और व्हाइट व्हाइट कलर का नमक नीचे गिर रहा होगा, टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ रहा होगा, ऐसे नहीं दिखता। ठीक है, वो पूरा लिक्विड से एक ही लिक्विड दिखता है, उसका कलर भी बहुत बार बदलता नहीं, कलर बदलता भी नहीं, वैसे वैसे रहता। तो स्कूल में साइंस लैब में टीचर पानी में पानी जैसा कुछ तो भरे वाला है टेस्ट ट्यूब में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में पानी जैसा कुछ भरे वाला है, मिला था, और पानी जैसा कुछ तो बनता। बच्चों को बोलता रिएक्शन, बच्चे बोलते रहे कुछ भी बता रखे, पानी में पानी मिला पानी बना, पानी मारे में पानी पे पानी मिला है तो पानी बनता। ऐसे बच्चे कुछ भी चिढ़ाते थे। तो एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती, लेकिन कलर चेंजेस इसमें दिखते नहीं। तो फिर ऐसे रिएक्शन में दिखता क्या है, ऐसे रिएक्शन में अपन मतलब हमको कैसे मालूम पड़ेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही? वो अपन इंडिकेटर की मदद से पढ़ाई करते हैं। तो एक बहुत ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इसको, सब जन ध्यान से सुनना। तो अपन सबसे पहले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब, और उसमें अपन भर के रखते हैं बच्चों बेस। टेस्ट ट्यूब में क्या भर के रखते हैं? बेस। अब बेस है ना, ये एकदम पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट बेस रहता है। इस बेस में मैं डाल देता हूँ फिनोल्फथेलिन। मुझे बताओ बेस में फिनोल्फथेलिन का कलर क्या होता है? अगर तुम्हें याद हो तो सोच के बताओ, बेस में फिनोल्फथेलिन का कलर क्या होता है? पिंक कलर। पिंक। तो जैसे इसमें बता 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 10-12 फिनोल्फथेलिन डालता, ये पूरा पिंक 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 हो जाता। बेस प्लस फिनोल्फथेलिन, बोला क्या? हमारे पास रिएक्शन चालू होने से भी पहले क्या है? बेस प्लस फिनॉल लीन, वो स्पेलिंग आगे की गलत होगी पक्का। तो फिनोल्फथेलिन, बेस और फिनोल्फथेलिन। अब मैं इसमें एसिड डालना चालू कर रहा हूँ। ये आगे बढ़ने से पहले तुम बच्चों को इतना पता रहना चाहिए, फिनोल्फथेलिन का बेस के अंदर पिंक कलर रहता है, फिनोल्फथेलिन का एसिड के अंदर कलरलेस रहता है, कुछ कलर ही नहीं रहता है। तो एसिड भी पानी जैसा ट्रांसपेरेंट, फिनोल्फथेलिन भी पानी जैसा ट्रांसपेरेंट कलरलेस, दोनों को मिलाया तो भी कलरलेस ही रहता है। और फिनोल्फथेलिन न्यूट्रल में भी कलरलेस रहता है, न्यूट्रल में भी कलरलेस रहता है, ध्यान रखने का। अब बच्चों इतना तो हमको मालूम है, इतना तो अपने को मालूम है कि एसिड और बेस मिलाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती। पर एक्सपेरिमेंटली कैसे देखे कि हो रही है कि रिश्ता, अपने को पानी पानी दिया वाला है, अपन पानी में पानी मिलाते जा रहे हैं। तो अगर मेरे पास मान लो कि मेरे पास मास्टर जो है बेटा टेस्ट ट्यूब में वाटर दे देता H2O, और मैं उसमें चंद बूंदे फिनोल्फथेलिन की डालता। H2O क्या है? एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है? पानी न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल में ऊपर देखो येलो कलर में सबसे ऊपर, न्यूट्रल में अगर मैं फिनोल्फथेलिन डालूं तो उसका कलर क्या रहता है? कलरलेस। तो अगर मैं पानी में फिनोल्फथेलिन डालता तो वो गुलाबी गुलाबी होता था क्या? नहीं, वो गुलाबी गुलाबी नहीं होता था, वो वैसे का वैसे चलता था। तो फिर मैं मास्टर को धर लेता था, मास्टर को बोलता था अबे साले तू मेरे को पानी दे रहा क्या? मास्टर बोलता था नहीं नहीं बेटा, मैंने तेरे को एसिड दिए वाला है, एसिड। क्योंकि एसिड के अंदर भी क्या कलर होता है उसका? कलरलेस ही रहता। तो मास अभी देखो, अपने को ना एक लीप ऑफ फेथ रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास में टेस्ट ट्यूब में कुछ तो भी भर के दिया वाला है, तुमको आइडेंटिफाई करना है वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, क्या है तुमको मालूम नहीं। एक तो एसिड रह सकता, नहीं तो बेस रह सकता, नहीं तो न्यूट्रल रह सकता, ध्यान से सुनो।
तुम्हारे पास में ना एक मग्गा भर के सॉल्यूशन दिया था, मग्गा भर के, इधर देखो ध्यान से। तुम्हारे पास में मग्गा भर के एक चीज का सॉल्यूशन दिया था, पानी के जैसा था वो। और तुम्हें बोला था आइडेंटिफाई वेदर इट इज एसिड और वेदर इट इज बेस और वेदर इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तुमने सबसे पहले, और वो दिखने में ट्रांसपेरेंट था, तुमने फिनोफ्थेलिन लिया, बदा बदा डाला, बदा बदा डाला, तीन संभावनाएं। एक तो गुलाबी गुलाबी हो गया, देवा रे देवा, क्या निकल गया वो? क्या निकल गया वो? बेस। क्योंकि फिनोफ्थेलिन डालने के बाद गुलाबी कौन होता? बेस। पण हाइट रे देवा, अगर वो वैसे का वैसा रहा तो फिर अपन बोल नहीं सकते। फिर वो क्या हो सकता? एसिड भी हो सकता, नहीं तो वो न्यूट्रल भी हो सकता। तो फिर अभी कैसे मालूम पड़े? फिनोप्थेलिन एसिड है, उसमें फिनोप्थेलिन डाले वाला है। न्यूट्रल है, फिनोप्थेलिन डाले वाला है। हमको नहीं मालूम है वो एसिड है कि न्यूट्रल है, पर हमको इतना मालूम है कुछ तो सोल्यूशन है उसमें हमने फिनोप्थेलिन डाले वाला है। अब हम उसमें बदा बदा डालेंगे बेस। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा बेस, अतिशय थोड़ा सा बेस। अगर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बेस डाला, थोड़ा सा बेस, तो क्या ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का थोड़ा सा बेस, उस अगर उसमें टेस्ट ट्यूब में एसिड भरे वाला रहा, उस थोड़े से एसिड से रिएक्ट कर लेंगे। तो बेस और एसिड रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। और न्यूट्रल में फिनोप्थेलिन पड़े वाला है, तो इसका कलर क्या रहेगा? अभी भी कलरलेस ही रहेगा। और मान लो कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, और मैंने इसमें डाला डाला थोड़ा सा बेस। ठीक है, अब बेस न्यूट्रल के साथ रिएक्शन करना चाह रहा है, न्यूट्रल रिएक्शन कर ही नहीं रहा, तो रिएक्शन होंगी क्या? न्यूट्रल किसी के साथ रिएक्शन करते नहीं, तो बेस वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बेस बोलेगा कि अबे साले न्यूट्रल, तू मेरे को भाव नहीं देता तो क्या हुआ, मेरे पास फिनोफ्थेलिन है। और बेस उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही थोड़ा सा पड़ा हुआ फिनोफ्थेलिन के साथ रिएक्शन करके तुरंत उसमें क्या कलर प्रोड्यूस कर देगा? पिंक। स्लाइटली पिंक कलर आ जाएगा। तो हम बोल देंगे कि आपने हमको जो सोल्यूशन मग्गे में भर के दिया था वो कौन सा सोल्यूशन था? वो न्यूट्रल सॉल्यूशन था। हमने न्यूट्रल में पहले फिनोक्सेलिन डाला, कोई कलर नहीं आया। फिर हमने जब न्यूट्रल में बेस डाला, तुरंत उसने पिंक कलर दे दिया। और वो फिर वो बोलेंगे फिर एसिड क्यों नहीं? तुमने जब पहले फिनोक्सेलिन डाला तो कलरलेस था, तो एसिड भी तो हो सकता है। तो तुमने बोलना कि हमने जब, हाँ ठीक है ना, कि एसिड के अंदर जब हमने फिनोक्सेलिन डाला वो कलरलेस रहा, तो एसिड भी हो सकता था या न्यूट्रल भी हो सकता था। लेकिन जैसे ही हमने बेस डाला, बेस, फिर भी कलर नहीं बदला। फिर भी कलर इसीलिए नहीं बदला होगा, जब जान के हमने बेस डाला, हमको मालूम है जो हम अब जो हम ऐड कर रहे हैं वो बेस है। तो जान के हमने जब बेस डाला, तो बेस और एसिड रिएक्ट कर गए होंगे और न्यूट्रल बन गए होंगे, इसलिए न्यूट्रल वापस फिनोक्सेलिन में कलर नहीं दिया। न्यूट्रल कलर देता नहीं ना फिनोक्सेलिन में। ठीक है, न्यूट्रल किसी के साथ रिएक्शन करता नहीं। न्यूट्रल में जब होके तुमने बेस डाला, तो वो भस्कंदिशी पिंक कलर दे दिया। बात समझ आ रही क्या? और अगर वो एसिड था, एसिड में तुमने बेस डाला, एसिड बेस की लगी फिटमपाट हो गई जगह जगह, फिनोल्फथालीन को पिंक करने का मौका ही नहीं मिला। या पिंक कलर अपीयर हुआ और वापस से डिसअपियर हो गया, क्योंकि बेस आया पिंक 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 पिंक, बेस और एसिड रिएक्शन हो गई, न्यूट्रल, पिंक कलर वापस डिसअपियर हो गया। ऐसे पिंक कलर अपीयर्स एंड फेड्स अवे। तो वो वाला होगा एसिडिक सॉल्यूशन। मेरी बात समझ आ रही है कि तुमको साइंस लैब में ऐसे कुटाने करते टाइम ऐसी चीजें होती है। अभी मुद्दे की बात पे अपन आते हैं कि एसिड और बेस अगर मिला तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और तुमको करते आएगा। मैं तुमको बस एक रिएक्शन लिखने को बोल रहा हूँ, वो रिएक्शन तुम मुझे लिख के बताओ, केमिकल फॉर्म में, मैं वर्ड्स में दे रहा हूँ तुमको, वर्ड्स में। जल्दी बताओ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। रिएक्शन पूरी करके बताओ, लिख के बताओ, और बैलेंस करके बताओ। मैं चेक करने आ रहा हूँ, क्योंकि कम बच्चे हो तो मैं मार भी सकता हूँ। सब कोशिश मार रहा हूँ। चलो हो गया, बैलेंस हो गया क्या? फटाफट करो। एक भी नहीं बचा। धनश्री जी, 9वीं वाले, आप कस के मेहनत लीजिए मम्मी पापा के लिए। आप स्टेट बोर्ड में हो ऑलरेडी, चांस मत छोड़ो। खुद की टेक्स्ट बुक रट्टा मार डालो पूरी, एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, एक एक लेबलिंग, सब कुछ। जल्दी छोड़ देना।
आज है ना, 4th 5th 6th 7th 8th के रिजल्ट जाहिर हो गए, और 10th के एनटीएससी के टाइप हुए, एक मेंटल एबिलिटी का पेपर हुआ था वो। और कल हम 9 10th का, पहले तो सबसे पहले केमिस्ट्री का लगा रहे थे। पहले पहले केम का रिजल्ट कल लगा रहे हैं ग्रुप पे। बायो का ऑब्जेक्टिव था क्या, सब्जेक्टिव था? फिर बायो लगा देता ना, ऊपर बढ़ेगा नहीं। फिजिक्स वाला, वो 18 अगस्त वाला, जो 4 चैप्टर होते, मोशन, और वो पेपर डिस्कशन बाकी है ना उसका। करा लेंगे। चलो देखो, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसको लिखा तुमने NH4OH, और फॉस्फोरिक एसिड है ना, H+ और ऐसे 3 3 H+ है, 3 PO4 - 3, है ना। इन दोनों में रिएक्शन होगी जब, वो ऐसे ऊपर प्लस माइनस लिखते नहीं है। NH4OH + H3PO4 जब रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? वो बनेगा NH4 थ्राइस PO4, अमोनियम फॉस्फेट, और प्लस H2O। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, 3 1 1 3 3 1 1 3 हो गया। चलो आगे चलते हैं अपन ना। ऑनलाइन तुमको आ रहा है ना? जब नहीं आए तब पूछा करो वो, प्लीज। बच्चों, तुम एक एक बात है ना, कॉन्सेप्ट अच्छे से एक बार समझ लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो नहीं रहती जिसमें गरम गरम चीज बन रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें बाद में हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। पानी को उकाड़ते हैं अपन, ठंडा पानी लिया भगोने में, आग लगाई, अब पानी उकड़ गया, अब उसमें हाथ डालने की हिम्मत है क्या? नहीं। तो बहुत सारे बच्चे, अब वो पानी उकड़ गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, उकड़ता पानी, भाप ली होगी ना कभी खांसी आने के बाद, क्या है ये? तो सबको एक्सोथर्मिक लगता है बहुत बच्चों को, लेकिन ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन रहती है जिसमें हमको वो रिएक्शन करवाने के लिए, या वो चेंज करवाने के लिए हमको हीट एनर्जी देनी पड़ती है। पानी गर्म करने के लिए हमको हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं, एंडोथर्मिक चेंज है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रहती है जिसमें अपने आप हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, बाहर एनर्जी निकलती बिना हमने दिए, या हमने जितना दिया उससे ज्यादा सरप्लस निकला। ठीक है, बरोबर। तो ये ऐसी वाली रिएक्शन है, इसमें हीट एनर्जी निकलती है। देखो, जैसे जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं ना इंडस्ट्रियल लेवल पे, अमोनिया बनाते हैं ना, बहुत भयंकर हीट एनर्जी निकलती है, बहुत गर्म हो जाते हैं वो सारे कंटेनर, बड़े बड़े एकदम। शक्कर कारखाने से भी बहुत बड़े प्लांट रहते हैं अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के, और उनको शहरी इलाकों से बहुत दूर रखा जाता है, जंगल विंगल में रहते हो एकदम, शहरी भागों से बहुत दूर। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, पानी बनता है, भयंकर हीट एनर्जी निकलती है। मार्शियन पिक्चर देखा होगा तुमने, वो मार्स पे पानी बना था, तो धमाका होता है शुरू में, ठीक है, देखा होगा अगर पहले या फिर ट्यूशन पे कभी तो। फिर अमोनिया और ऑक्सीजन अगर मिल जाए, और नाइट्रस ऑक्साइड और पानी बनता है, तब भी हीट एनर्जी निकलती है। ये कुछ बड़े बड़े रिएक्शन, एक बड़े बड़े एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक के। और इधर सिमिलरली एंडोथर्मिक के देखे रखे हैं, कि ये बनने के बाद कूल रहता है, रिएक्शन ठंडी रहती है। ठीक है। देखो, एंडोथर्मिक है ना बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये एक बात समझो, सिंपल सी बात। एक तो एरो के बाद हीट एनर्जी निकल रही होगी तो भी, सॉरी, एरो के बाद हीट एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे अपन, तो एंडोथर्मिक है। मतलब टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जा रही है, तो एंडोथर्मिक है। टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई एकदम से, होता है क्या? हाँ होता है। जैसे नॉर्मल तुम घर पे पानी पीते हो, सादा सादा जार का, चिल वाला नहीं। तो साइंस लैब में भी कुछ ऐसे रिएक्शन रहते हैं, उसमें तो साधारण से टेम्परेचर, साधारण से टेस्ट ट्यूब अगर तुम मिलाओ, टेस्ट ट्यूब एकदम बर्फ जैसी ठंडी पड़ जाती है। उसमें कुछ तो बना है, लिक्विड लिक्विड ही बना, अतिशय ठंडा हो जाता है एकदम से, टेस्ट ट्यूब हाथ में लेके ऐसे गाल पे लगा तो ऐसे होता है, इतना ठंडा होता है टेस्ट ट्यूब, हाथ में जिसने पकड़े वाली रहती है टेस्ट ट्यूब, उसको फील होता है। और दूसरा एक अभिप्रीत एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कि अगर तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, और तुमने टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के दाने डाल दिए, जिंक पाउडर,
और कंसेंट उसमें ड्रॉपर से वो डाला, तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, लेकिन अतिशय गर्म होती है टेस्ट ट्यूब नीचे से, जिसने पकड़ा हुआ चटका लगता है एकदम से, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आएगी। तो सब बच्चे ध्यान से सुनो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एरो के बाद में कोई हीट एनर्जी इधर इवॉल्व होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट एनर्जी इधर इवॉल्व होती है, प्लस हीट एनर्जी एक्सोथर्मिक में। ये एक ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एंडोथर्मिक दो है। एंडोथर्मिक में एरो के बाद में माइनस हीट एनर्जी भी शो कर सकते हैं, ऐसा क्यों, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई, और एरो से पहले हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, क्यों, ताकि वो रिएक्शन हो। जैसे कागज जलाना, कागज जलाने में कागज अपने आप तो नहीं जलता, हमको हीट एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, वो एंडोथर्मिक है, ध्यान रहे, वो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब वो नहीं जिसमें टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाए, सिर्फ वो नहीं, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो वो तो एंडोथर्मिक है ही, लेकिन वो रिएक्शन करवाने के लिए जिसमें तुमको हीट देनी पड़े, कागज जलाने के लिए तुमको माचिस जला के आग देनी पड़े, ठीक है। उसके बाद में बर्फ पिघालने के लिए, वो बर्फ जो है तुमने किचन ओटे पे रख दिया, किचन ओटे की जो फर्शी थी, सॉलिड पार्टिकल थे, उससे उसने एनर्जी, वो याद है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, वो मटके में का पानी दूसरे से चोरी करके भाग जाता है, एनर्जी, याद है ना तुमको। तो वो वाला सारा, तो फर्शी से वो एनर्जी चुराता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है एक तो, नहीं तो रिएक्शन के बाद कूलिंग कॉज होती है, वो एंडोथर्मिक चेंज या एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और जिसमें हीट इवॉल्व होती है ना आफ्टर रिएक्शन, हीट का इवोल्यूशन होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक एक ही प्रकार की होती है, लेकिन एंडोथर्मिक बच्चों दो प्रकार का होता है। मेरी बात समझ आ रही है क्या? अगर रिएक्शन करी तुमने, टेस्ट ट्यूब हो गई गर्म, 100% एक्सोथर्मिक है, बिना तुमने कोई हीट एनर्जी दी है। अगर रिएक्शन करवाने के लिए तुमको ही साला आग लगा के देनी पड़ी, तुमको ही आग लगा के देनी पड़ी, फिर जाके वो रिएक्शन हुई, तो ये वाली तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। या फिर तुमने रिएक्शन करवाई, और रिएक्शन करवाने के बाद टेस्ट ट्यूब अतिशय ठंडीगार, 4 घंटे रखने के बाद नहीं, तुरंत विद इन 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स टेस्ट ट्यूब अतिशय ठंडीगार, वो वाली भी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक दो प्रकार की है, 1 और 2, और एक्सोथर्मिक सिर्फ एक प्रकार की है, जिसमें टेस्ट ट्यूब रिएक्शन के बाद में गर्म हो जाए, गरम 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 हीट। तो लिखना है तो तुम कुछ लिख सकते हो, तुम्हें जो लिखना है, ये मैंने समझाया। मैं आगे चलता हूँ, 1 मिनट रुकूंगा। चलो हो गया, आगे चलो। नहीं जी, नहीं। ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज भी करते हैं। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर ही देख लो, हम उसको, हम हमारे पास ठंडा पानी आया, नॉर्मल पानी आया, वो बोला सर मेरे को गैस बनने का है, लेकिन मेरे को एनर्जी चाहिए, आप दे सकते हो क्या? हमने बोला ठीक है, हमने गैस दिया, गैस लगा दिया, और स्टोव लगा दिया हमने, हीट एनर्जी दी उसको, और जब लौटाने की बारी आई तो साला एनर्जी लेके भाग गया। तो जो बाहर के दूसरे जो एयर मॉलिक्यूल थे, हमने उसको हीट एनर्जी दी पानी को, और उसको जो एनर्जी मिली है वो जाके शो ऑफ कर रहा है गैस के सामने, एयर मॉलिक्यूल्स के सामने एनर्जी लेके भाग गया। तो कोई स्टीम में, जो बॉइलिंग ऑफ वाटर में स्टीम निकलती, कोई अपना मुंह डाले तो गर्म फील होता है, लेकिन ज्यादा गर्म आग में फील होता है, नीचे की आग में। आग से नहीं, स्टीम 150 डिग्री सेल्सियस पे रहती है, नीचे की आग, जो स्टोव जल रहा है। हाँ हाँ, एनर्जी लिक्विड स्टेट से ज्यादा एनर्जी गैसियस स्टेट में रहती है ना। बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, एक्सोथर्मिक के एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक, एंडो, ध्यान रहेगा क्या? कुछ कंफ्यूजन शायद अराइज ना हो भविष्य में, इसलिए मैं एक चीज समझा रहा हूँ, ये मिटा दूं क्या? एक बात समझो, छोटी सी बात समझो, देखो, ये एक भगोना है, इसमें पानी है, इसमें H2O लिक्विड फॉर्म में, बोर्ड पे ध्यान देना, इसमें H2O लिक्विड फॉर्म में है। मैंने नीचे से दी आग, ध्यान से देखो, मैंने नीचे से दी आग, इसको, इस हीट एनर्जी को H1 मान लो, हीट एनर्जी नंबर 1,
उसके बाद में विरांश बाबू ये हो गया स्टेट चेंज, और ऊपर बन गया H2O गैस, स्टीम निकलने लग गई। अब मैं तुमको पूछता हूँ बच्चों, एनर्जी का कंपैरिजन, H2O लिक्विड फॉर्म में और H2O गैसियस फॉर्म में कौन से पार्टिकल में ज्यादा एनर्जी है? गैसियस में ज्यादा एनर्जी है, बरोबर। लेकिन प्लीज एक बात ध्यान रखो बच्चों, इसके साथ में एक बात ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पर स्टीम में थोपड़ा डालने के बाद स्टीम तुम्हारे ऊपर जितनी एनर्जी मार रही है ना, जितनी हीट एनर्जी तुमको दे रही है, हीट एनर्जी टू जो यहाँ पर फील होती है, अगर हम हीट एनर्जी वन जो हम इसको दे रहे थे इसका सपना पूरा करने के लिए, और हीट एनर्जी टू जो ये अब तुम अगर चेहरा लेके डालो इसको पूछो कैसा चल रहा है सब कुछ, तो ये जो तुमको बता रहा है कौन सी हीट एनर्जी ज्यादा है, जो हमने इसको दी या ये जो बाहरी बॉल करके बता रहा है? जो हमने इसको दी, जो हमने इसको दी। ना ना ना, हाँ हमने जो इसको दी ना वो हीट एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो जो हीट एनर्जी हमको दे रहा है। इस विरांश एक बात समझ, वो स्टीम जो हमको हीट एनर्जी दे रही है और वो स्टीम के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो अलग अलग है। ये ब्लैक कलर में जो मैंने बोर्ड पे लिखा ना, ब्लैक कलर में वो काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन होता है। काइनेटिक एनर्जी गैस की ज्यादा होती है, गैसियस स्टीम की ज्यादा होती है लिक्विड से, लेकिन हीट एनर्जी स्टीम में कम होती है एज कम्पेयर टू हम जो दे रहे हैं। हम 700 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं उसको, और वो कितना होगा, 110 डिग्री सेल्सियस होगा। स्टीम में हाथ डाला और नीचे गैस में आग में हाथ डाला, किधर झटका जोर का लगेगा? आग वाला लगेगा ना, आग की एनर्जी ज्यादा है तो हम दे ज्यादा रहे उस, ये रिएक्शन में हीट एनर्जी निकल रही है क्या? हीट इवॉल्व हो रही, हीट निकल रही क्या? हाँ हीट, वो स्टीम के पार्टिकल्स जो है हीट एनर्जी लेके आ रहे हैं। और जब कोई, हाँ वो गैस के पार्टिकल होते हैं ना ऊपर, ऊपर नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, वो उसको पूछते हैं किधर से आया तू, हैंडशेक कर रहे हो, कौन है रे तू हैंडशेक करने को, तो स्टीम उससे हैंडशेक करते ऑक्सीजन आती है, करता है अबे ये झटका काय को दिया भाई। ठीक है, लेकिन हम अब ये स्टीम को हम जो एनर्जी दे रहे हैं 700 डिग्री सेल्सियस, और वो बाहर जितना शो ऑफ मार रहा है 110, हमको ज्यादा देनी पड़ रही है ना। रिएक्शन ये चेंज, फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, ये बस स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये चेंज करवाने के लिए ज्यादा सरप्लस हीट हमको देनी पड़ती है, तो ये एक एंडोथर्मिक चेंज है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ना ना, आफ्टर बॉइलिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर पूरा एंडोथर्मिक है, पूरा। मेल्टिंग ऑफ आइस भी एंडोथर्मिक है। हाँ ना, तो एक्सटर्नल हीट वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, खुद के अंदर ले ले रहा है और फिर पिघल जा रहा है। वो पिघल तब रहा है जब वो उधारी मांगे, एनर्जी ले किसी से, किसी से रिएक्शन करने के लिए, चेंज करने के लिए जब एनर्जी किसी से लेनी पड़े उसके बाद वो चेंज हो, उसके बाद वो रिएक्शन हो, तो एंडोथर्मिक है। हाँ जी, सारा इवेपोरेशन एंडोथर्मिक रहता है। बॉइलिंग भी और इवेपोरेशन भी, इन दोनों में एक समानता है कि ये दोनों एंडोथर्मिक रहते हैं। बाकी तो दोनों अलग है, इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, एक बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है। इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना, बॉइलिंग बल्क फेनोमेना है। बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट या उससे ऊपर के टेम्परेचर पे होती है। इवेपोरेशन तो कोई भी टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट से भी कम के टेम्परेचर पे पानी भाप बन के चले जाता है रूम टेम्परेचर पे। इवेपोरेशन में वेपर बनती है, बॉइलिंग में स्टीम बनती है। ये हमने कल पढ़ा था, ये वाला, याद है ना तुम सबको, है ना? ये रिएक्शन कितनी खतरी है देखो, अगर तुमने सिल्वर ब्रोमाइड पे सनलाइट डाली ना तो सिल्वर और ब्रोमीन नहीं हो रहा अलग, AgX हमने कल देखा था ना, Ag और X2 अलग। वो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट टू का ब्रोमाइड बन जा रहा है। पहले सिल्वर वन ब्रोमाइड था, अभी सिल्वर प्लस टू, Ag+2 का ब्रोमाइड है वो, या Br-2, नहीं नहीं सॉरी, ये रिएक्शन यहाँ पे गलत दी है, ये है नहीं, ये हमने जो पढ़ा है वो बरोबर है कल का। अभी ये कुछ ऐसे रिएक्शन है, ये अलग अलग कारण से होते हैं, जैसे तुम हीट एनर्जी सप्लाई करो तो ये दो रिएक्शन होते, तुम लाइट दो तो ये रिएक्शन होती, ऑक्सीजन जो है ओजोन बन जाता, तुम बिजली पास करो तो पानी टूट जाता है, एसिडिफाइड पानी।
एक रूम के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को बंद करो और फिर वो पूरा प्रेशर लगा दो, एकदम हाइड्रोलिक प्रेस के जैसा, तो अमोनिया बन जाता है। कैटलिस्ट डालो तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। एक एसिटिलीन नाम की गैस, जो मैंने अभी वो तेजवर्धन और भूमिका को नीचे भेजा था, इथिलीन एसिटिलीन एक ही चीज रहती है दोनों के दोनों। तो ये गैस जो है, ये लिक्विड अगर फॉर्म में रहा तो इसमें तुमने देखा होगा, कच्चे केड़े लेते इसमें डुबाते हैं, 10 मिनट डुबा के रखे, निकाले कि केड़े पक जाते हैं। देखा है तुमने वीडियो वगैरह, फास्ट राइप करते हैं फ्रूट्स को, ऐसा इसमें जो फ्रूट वाले रहते, फल वाले रहते, मुझे अच्छा नहीं रहता है सेहत के लिए। तो ये तो ऐसा है कि तुम अगर मान लो वीरांश के घर पे एक ड्रम भर के, जैसे तेल का ड्रम आता पूरा, कैन वो पूरा ड्रम आता, वैसे एक तेल ड्रम भर के ऐसा एसिटिलीन रखे वाला है। आणि कोई बच्चा जाके उसके बाजू में लड़ फोड़े, लड़, तो जिसका ढक्कन खुला था, तो ये सिर्फ आवाज की वजह से ये कंपाउंड इतना डर जाता, साउंड एनर्जी की वजह से, कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और लास्ट में बस कार्बन बचेगा नीचे, काला 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 डूस कार्बन बचेगा नीचे। ऐसा ही ये कंपाउंड ऐसा है। ठीक है, ये वाला डिकम्पोजिशन जो होता है इसको अपन बोलते हैं अकूस्टिक डिकम्पोजिशन। मैंने तुमको कल कितने लिखा है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन लिखा है, स्कूल में रहता है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक लिखा है, वो भी स्कूल में रहता है। फोटोलाइटिक लिखा है, वो भी स्कूल में रहता है। ये वाला अकूस्टिक डिकम्पोजिशन है, आवाज की वजह से एसिटिलीन टूट जाता है कार्बन में और हाइड्रोजन में। ये प्लीज हेडिंग लगा के लिख लो जल्दी। आगे चले। शायद अगला मोल कॉन्सेप्ट है भी, वो अच्छा रहेगा। जल्दी जल्दी करो भाई। तुम्हारा 10वीं एमपीएस का पेपर ऑल इंडिया मतलब वैसे बनाते हैं कि एग्जाम आईडी एसएसटी का, ओसवाल बिस्वाल मिक्स, टीचर बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो नॉर्मल है, मतलब म्हणजे अभी उनके पास भी, जैसे मेरे पास इधर, उनको भी, इनको बच्चों को मैं बायो पूछ रहा था, बायो पूछने के लिए जितने बुक्स है रहते मेरे पास में, तो वैसे वो टीचर लोगों के पास भी पड़े रहते नहीं। चलो ये वाला। हम्म। एक रिएक्शन है ध्रुवी जी, उसमें कंपाउंड था, उस पे हीट डाली और वो ए और बी हो गया, कौन सी होगी ये? वेरी गुड, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक एक लौता कंपाउंड था अकेला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हीट के कारण, थर्मल डिसोसिएशन। श्वेता, दूसरी वाली कौन सी होंगी? सिर्फ डिकम्पोजिशन सादा, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है कि किसके कारण हुआ। उसके बाद आचल, थर्ड वाली कौन सी होंगी? ध्यान से। अच्छा, थर्ड वाली कौन सी होंगी? नहीं ना आचल, क्यों गलत करा मैंने? डबल डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ वाली? नमन, विरांश, फिफ्थ वाली? एंडोथर्मी। ठीक है, ये तो पुलिस होगा, टेस्ट। ठीक है। क्या क्रेजी क्वेश्चन है भाई साहब, रहे तो ऐसा क्वेश्चन रहे, पेपर में डालने के लायक ही का पेपर है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो सब जन, क्वेश्चन नंबर 6। तुमको क्या बोल रहे हैं कि हाँ, सबका थर्मल डिकम्पोजिशन, कॉपर नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया तो क्या बनता? सोचो, CuNO3 ट्वाइस। कल लिखा था ना तुमने कि जो हाईली रिएक्टिव रहते, KNO3 और NaNO3, वो दोनों रिएक्शन करने पे सिर्फ KNO2 और ऑक्सीजन गैस वगैरह ऐसा कुछ देते, फिर उसके नीचे का कैल्शियम से कॉपर तक इतना इतना देते, और वो मर्क्यूरी और सिल्वर वाले ऐसे ऐसे देते। देखो क्या था, ऐसा था, ये तीन है क्या?
मैंने गलत लिखा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जल्दी बोलो। ये वाली भी रिएक्शन लिखी ना हमने, इसको हिट किया तो क्या क्या बनता? क्या क्या बनता पहले, क्या बनता? अमोनिया गैस रिलीज होती क्या? फिर Cr2O3 रिलीज होता शायद अलग से, और O2। हाँ ना, ऑरेंज से ग्रीन होता ना, ऑरेंज से ग्रीन। ये वाला खुद ऑरेंज था, इससे ग्रीन बनता। यही है क्या? दूसरी वाली सही है क्या कि गलत है? जरा भी गलत हो तो बताओ मुझे, मेरे को कुछ ध्यान नहीं है। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 और H2O है क्या? प्लस N2 NH3H नहीं, H2O है क्या? CrO2 थोड़ी होगा, Cr2O3 होगा, प्लस H2O प्लस N2। और हाँ बैलेंस्ड। और ये पहला वाला बरोबर है क्या? CO ही बनता है पक्का, है ना? और ये ZnO जिंक कार्बोनेट प्लस CO2। विरांश भाऊ ध्यान दो ना, ओ विरांश भाऊ ध्यान। लीड नाइट्रेट में देखो, ये 10वीं एनसीईआरटी रिएक्शन है, PbNO3 ट्वाइस। ये बताओ, इसमें बनता है Pb2O3, NO2 गैस, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं और ऑक्सीजन भी निकलता है। 3 निकलते हैं क्या इसमें? पक्का? देख लो कि 2 ही निकलते हैं, मैं मारूंगा पर क्या बोला नहीं तुमने तो। चेक कर लो एनसीईआरटी में, कल के नोट्स में है ना, कल के नोट्स तो देखो। तो 9 बजे तक ही था। ठीक है। ऑनलाइन कैमरा ऑन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी डिकम्पोजिशन है क्या साला? क्या बनता? CaO और H2O। H2O। पक्का लिखा है ऐसा मैंने? बाप रे। ये अच्छा क्वेश्चन है, म्हणजे ये अच्छा इसलिए क्योंकि ये रट्टा मारना पड़ता। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई तुम गाना भी ना बना के तुम ट्रिक से ध्यान करो, पर उसका कोई लॉजिक नहीं है कि आयंस एक्सचेंज हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। अब पानी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, वाटर साइकिल सबको मालूम है ना? समुंदर से पानी ऊपर जाता, ढक बनता, बारिश होती, नदी में पानी आता, नदी बह के समुंदर में जाती, चलते चलते। वो कौन था साइंटिस्ट था जिसने ये बोला कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने वाला है? लेवोइजर। ध्यान रहेगा। कैवेंडिश कितना होशियार था साला, केमिस्ट्री में भी हाथ था उसका, फिजिक्स में भी हाथ था उसका, मैथ्स में भी हाथ था उसका, उस टाइम के इकोनॉमिक्स में भी हाथ था उसका। बहुत फैलियल बिजनेस था उसका। अरे दारू की किस दुकान है भैया? दो है। पण दारूच बेचता ना तू? चकना किधर, चकने की दुकान डाल। हेनरी कैवेंडिश के जैसा है ना फैलियल बिजनेस। चल। ये सारा सारा, ये शायद पेपर में आया था ना तुमको, केमिस्ट्री के पेपर में। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल, विच इज द नेचुरल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, नेम द फॉलोइंग। तो उसमें बच्चों ने डिस्टिल्ड वाटर लिखा, किसी ने क्या लिखा, रिवर वाटर लिख दिया, कोई बच्चे ने रेन वाटर लिखने का था। क्लोरीनेटेड वाटर, जिसमें क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर है, वो स्विमिंग पूल में यूज करते हैं। और पाइप बॉर्न जो हम यूज करते हैं घर पे, मतलब नल को जो पानी आता है। और डिस्टिल्ड वाटर, वो जार का पानी, जार का भी नहीं, एकदम डिस्टिल्ड, साइंस लैब में यूज करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर कंज्यूमेबल है क्या? नहीं। इसको पीते हैं क्या? नहीं। पाइप बॉर्न वाटर हाउ? क्लोरीनेटेड वाटर नहीं। हम जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, या कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिट फॉर कंजम्पशन। ठीक है, कपड़े धोने, नहाने, पीने के लिए, सब्जी वगैरह बनाने के लिए, सब कुछ जो प्रॉपर पानी जो रहता है वो पोर्टेबल वाटर। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, 17 चीजें उसमें डालो, 15 मिल जाती है उसमें। फिर 3 प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं, 2 प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं, या तो डाइल्यूट या तो कॉन्सेंट्रेटेड। और हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग टर्म्स से मेजर करते हैं। मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके अलावा मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, मोलैलिटी है, भलती चीजें हैं। ठीक है। PPM है, पार्ट्स पर मिलियन, भलती भलती चीजें हैं। तो दीज आर ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टू एक्सप्रेस इधर डाइल्यूटेडनेस और कॉन्सेंट्रेटेडनेस ऑफ अ सॉल्यूशन।
एक सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है कितना डाइल्यूट है वो एक्सप्लेन करने के लिए। फिर सॉल्यूशंस की अगर हम मिक्सचर्स की बात करें, क्योंकि पानी में हम किसी को मिला रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, तो मिक्सचर खुद ही तीन टाइप के रहते हैं। एक तो ट्रू सॉल्यूशन रहता है, नहीं तो या तो कोलाइड रहता है ये वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी किधर है, एक तो ट्रू सॉल्यूशन रहता है या आगे चल के कोलॉइड आएगा। अरे किधर है कोलॉइड, कहाँ तक है आज के दिन, बढ़ता जाके जान पाऊंगा, चैप्टर ही खत्म हो गया। तो इस एक चैप्टर में हमको सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है। कृपया करके हेडिंग लगाओ सॉल्यूशंस, कृपया करके हेडिंग लगाओ सॉल्यूशंस, फटाफट लगाओ प्लीज जल्दी। देखो ये जो आगे आने वाला है ना, ये 12th स्टैंडर्ड का सॉल्यूशंस चैप्टर आने वाला है अभी। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं कि समझेगा नहीं, बहुत इजीली समझ जाएगा। पर ऐसी चीजें जो तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ी आज तक, बिल्कुल भी नहीं, एक भी बार मैंने नहीं पढ़ाई है, तो वो चीजें आने वाली, तो अब वो पढ़ा रहा हूँ। सॉल्यूशन सेटिंग लगाए, पहले बेसिक से लिखना चालू करो, डैश देके। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस को एच ओ एम लिखो सिर्फ होमो, और मिक्सचर को एम आई एक्स। अ सॉल्यूशन इज अ होमो मिक्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। नीचे की लाइन में, इफ सोल्यूट इज मच मोर, if solute, SOLUT, if solute is much more, then it is concentrated solution. If solute is much more, then it is concentrated solution. And if solvent is much more, and if solvent is much more, then it is dilute solution. Then it is dilute solution. लिखा, then it is dilute solution. Dilute solution. ठीक है, नीचे की लाइन में लिखना, water is universal solvent because it dissolves maximum things. Water is universal solvent because it dissolves maximum things. However, however, there are other solvents than water. However, there are other solvents than water. तुम्हारे शर्ट पे मान लो कभी साइकिल की चेन करते करते वगैरह ग्रीस लग गया, तो तुम क्या यूज करोगे ग्रीस का दाग निकालने के लिए? पानी में धोगे उसको तो निकलता है क्या ग्रीस का दाग? क्या यूज करना चाहिए फिर? देखो बोर्ड पे क्या दिया है, ढूंढो टेबल में, ग्रीस निकालने के लिए क्या लगता है? ग्रीस का दाग निकालने के लिए तुरंत वहां पे क्या डाल देना, ढूंढो ना ग्रीस का दाग निकालने के लिए। पेट्रोल, पहले कॉलम में ढूंढो, 4 नंबर पे पेट्रोल, पहले कॉलम में पेट्रोल मिला, पेट्रोल के सामने ग्रीस लिखा है, दिख रहा है क्या? ठीक है, ये देखो मेरे शर्ट पे आज इसमें पेपर की चेकिंग कर रहा था, रेड इंक का दाग लग गया, रेड इंक दिख रहा है ना, ये इंक का दाग। अभी आंटी को मालूम नहीं है, मालूम पड़ेगा मेरे को गाड़ियां पड़ेंगी, तो मैं वैसे आंटी से कुछ करूंगा नहीं, पर अगर करना रहा तो क्या करूंगा, इंक निकालने के लिए पूरा टेबल पढ़ो और बताओ, बेस्ट पॉसिबल आइडिया बताओ, बेस्ट पॉसिबल आइडिया, इंक का दाग निकालने के लिए मैं क्या यूज करूँ? एसीटोन तो नेल पॉलिश के लिए, टर्पेंटाइन ऑयल बहुत जन बोलेंगे सर पेंट्स के कारण, फिर भी चलो इंक तो स्पेसिफिक नहीं था इधर तो ठीक है। और गंज लगे वाला है तो खिल्ले पे, गंज लगे वाला है किधर? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये वाला टेबल सब लोग छाप लो, ये रट्टा मार के रखना है।
तो इसको कैसे छापना, इसमें जो पहले दो कॉलम है ना, सॉल्वेंट, और वो कौन से इसको घोल देता है, सोल्यूटेड डिजॉल्व, पहले सिर्फ ये वाला लिखो, और वो फिर बाद में वाला अपन जनरल जानकारी में छापेंगे। पहले इतना शुरू वाला लिखो जल्दी। हाँ, जल्दी लिखो प्लीज, जल्दी टेबल ड्रॉ करो फटाफट सब जन, क्विक। और ये रट्टा मारना है भाई, बिल्कुल मार के ही रखना है। सल्फर को या फॉस्फोरस को, इन दो एलिमेंट्स को डायरेक्ट एलिमेंटल फॉर्म से डिसॉल्व करने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड लगता है। सब जन जल्दी करो प्लीज। नंबर बेंजीन में बोल देते हैं उसको, वो टायर वाला नंबर, वल्कनाइज वाला, गाड़ी के टायर। कैटाबॉलिक जो स्पीड अप करे, एनाबॉलिक जो नहीं, दो प्रोसेसेस जो बॉडी में चलते रहते हैं ना मेटाबॉलिज्म में, जिसमें ब्रेक डाउन होता है वो कैटाबॉलिक, और जिसमें मुकस फॉर्मेशन होता है वो एनाबॉलिक। जो कंज्यूमेबल अल्कोहल नहीं, लेकिन जो प्रॉपर अच्छा क्लिनिकल अल्कोहल रहता है ना, वो तुम घर में भी यूज कर सकते हो क्लीनिंग पर्पज के लिए। बहुत ज्यादा हाइजीन रहता है उससे। किचन ओटा जो है वंस इन अ मंथ। हाँ सैनिटाइजर बोलो, सैनिटाइजर यही रहता है ना, 80% अल्कोहल तो रहता है सैनिटाइजर। और वो कॉलिन आता है ना, कॉलिन है ना, कॉलिन आता है ना कांच वगैरह साफ करने के लिए। नीचे का भी लिख लो वो, कुछ रहना जाए। मिथिलेटेड स्पिरिट तक लिखा ना पूरा। मिथाइलेटेड स्पिरिट मतलब कच्ची दारू, मिथेनॉल। उससे क्लोरोफिल के दाग वगैरह निकलते हैं, तो किसको ही निकालने होंगे क्या पता। क्लोरोफिल उसमें बोलता है। स्कूल में यूज करते हैं ना मिथिलेटेड स्पिरिट, 10वीं के एक एक्सपेरिमेंट है, 10वीं में, उसमें एक ऐसा दिया है कि टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसा एक्सपेरिमेंट है, उसमें वो पत्ता तोड़ते हैं, वो उसको पिन वगैरह लगाते हैं, फिर अल्कोहल में बॉईल करते हैं, तो ये मिथिलेटेड स्पिरिट में फिर उसको बॉईल करते हैं, तो सारा क्लोरोफिल डिजॉल्व हो जाता, सारा निकल जाता पत्ते में से। और फिर हाँ, फिर उसको रखा रहता पत्ते को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फिर स्टार सार्डिन टेस्ट करते, तो खाना मिलता नहीं वहाँ पे। और जिधर क्लोरोफिल है जिस हिस्से में, उधर खाना मिलता है। उससे फिर वो कंक्लूड करते कि हाँ, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल लगता है। इधर वाला टेबल लिख लिया, तो ये वाला लिख लिया, सॉल्वेंट्स इन एवरीडे लाइफ। इधर उधर वाला हो गया सबका, हिरल हो गया है वो वाला, सबका हो गया ना? ये वाला लिखो जल्दी, सॉल्वेंट्स इन एवरीडे लाइफ। ये केमिस्ट्री का वो वाला साइड है जो रट्टा मारना पड़ता है। ठीक है। बाकी तुम देखो, नील्स बोर तुमको 2n² समझ गया तो रट्टा नहीं मारना पड़ता। फिर 9वीं में तुमको एटम्स मॉलिक्यूल, हाँ वो एक है कि आयंस बहुत रटने पड़ते,
और इतनी लंबी प्रैक्टिस होने के बाद जितने भी मेजोरिटी काम के आयंस है वो ऑलमोस्ट पार्ट ही रहते हैं, ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद में तुमको नौवीं में अगर कुछ रट्टा मारना पड़ता है तो कोलॉइड के एग्जाम्पल का टेबल है सारा, सोल, एरोसोल, फोम, जेल, वो वाला एक रट्टा मारना पड़ता है। बाकी उसके अलावा तुमको रिएक्शंस रट्टे नहीं मारने पड़ते। हम्म, पर रिवीजन है, रट्टा बहुत नहीं। पर ये ऐसा, ये एकदम बैठ के जोर जोर से बोल बोल के रटना पड़ता है। ये वो साइड ऑफ केमिस्ट्री है। अगर तुम रटने में अच्छे हो ना तो तुम नीट में चले जाओ। और अगर तुम्हें कॉमर्स में जाना है तो तुम मत जाओ, रटने वाले लोग नहीं चलते कॉमर्स में। सी एस प्लस एल एल बी में चलता है रट्टा, सी एस प्लस एल एल बी। हाँ, लॉ में कंपनी सेक्रेटरीज प्लस एल एल बी करना, कॉमर्स अगर लेना है तो उसमें चल जाता रट्टा। सी ए, सी एफ ए, सी एम ए में नहीं चलता। सी एफ ए तो बहुत ही हार्ड है बाबा। लेकिन जो इंजीनियरिंग टर्न्ड सी एफ है ना, वो बहुत पैसा छापते हैं। जैसे अभी मेरे दोनों भाई रहेंगे 5 साल में, अभी उनका थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर खत्म होने में उनका 6-8 महीने में। और क्योंकि उनको सारा ये सी एस का नॉलेज है, कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर का, तो सारा वो एल्गोरिदम वगैरह, ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स खुद ही डिजाइन कर लेते वो पूरा, अलग अलग लैंग्वेज में मॉडल्स रन कर देते। इंजीनियरिंग सी एस पढ़ के बाहर से भी बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहते सी एस वाले जो बाहर से कोडिंग के क्लास लगा के करते। पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एक्सपोजर बहुत हाई लेवल का रहता, अच्छे अगर गवर्नमेंट कॉलेज रहा तो। उन दोनों को भी जॉब नहीं करनी है, सी एस करना है उनको भी बस। ये हो गया। प्लीज खत्म करो जल्दी। कल मॉर्निंग क्लास रहेगा। कौन सा क्वेश्चन आने वाला था अपना? अच्छा चल रहा था मॉर्निंग क्लास, 3 दिन मस्त डिस्कशन। एपी आधा खत्म करा अपन ने इन टर्म। स्टैटिस्टिक्स क्या भारी चला, स्टैटिस्टिक्स चल रहा था ना अपना, मीन मीडियन मोड, स्टेप डेविएशन मेथड चल रहा था ना। हाँ, कल स्टेप डेविएशन पढ़ने का है ना अपने को आगे का। एक एग्जाम्पल कर भी लिया था ना अपन ने कल। पहले सुबह तो 6 से 7 है, फिर को छुट्टी ना जी सको। ज्यादा तो नहीं रखूंगा मैं, पर 3 घंटे रखूंगा, 4 घंटे रखूंगा मैं। सुबह सुबह खत्म कर लूंगा, 3 घंटे ले लूंगा ना, 8 से 11। स्कूल जाओ भैया, तो। बोलो जी। मॉर्निंग मैच की रिकॉर्डिंग है क्या? संजय उठ ना तू, आयशा। है क्या? तू कब आ रहा उठ? मैं परसों आ रहा। ठीक है, पर फिर दे दूंगा। अरे यार डालो ना। अपने चैनल पे इतने कॉपीराइट स्ट्राइक आए वाले हैं, मुल्ला मुल्ला बोलने की वजह से। अभी इस वीडियो में भी चले जाएंगे मुल्ला साला। उसके वजह से पर डे 10 वीडियो ही अपलोड कर सकता हूँ यूट्यूब पे। नहीं, क्या मालूम। वो यूट्यूब पूरा स्क्रीन करता, मैं एक दिन तुमको अपलोड को अभी ये रिकॉर्डिंग लगाऊंगा ना, अपलोड को प्रोसेस को एक दिन बिठा के तुमको दिखाता हूँ। पूरा प्रोसेस होता है ऐसे 1 घंटा। यूट्यूब हर एक चीज सुनता, इतना होशियार है ये, हर एक चीज सुनता हूँ। नहीं, मैं ऐसे, मैं गाने नहीं दे सकता, हिंदी वाली गाने अच्छे से समझती हूँ। MCBC वो वाली फुल फॉर्म, वो बोला डायरेक्ट गेम ओवर। हाँ रहते ना, वो नॉट फॉर किड्स रहता ना, इधर चैनल फॉर किड्स है ना। हाँ, फिर मेरे को हर हर वीडियो में मेरे को डिस्क्रिप्शन में सिलेक्ट करना पड़ता नॉट फॉर किड्स, तो फिर गालियाँ दिए वाली चलती। पर जैसे मैं वो इस्लाम इस्लाम 2-4 बार बोल देता, फिर मैं अच्छा बोल रहा बुरा बोल रहा हूँ, पूरा चलते रहता।
आणि उसमें अभी जैसे मैं वो 9/11 बता रहा था ना, 11 सितंबर को 7वीं 8वीं के बैच में, वो वाला वीडियो जब प्रोसेस हो रहा था, मैंने ट्विन टावर्स का फोटो दिखाया था, वीडियो भी नहीं, कॉपीराइट भी नहीं था, बस मैंने खोला, पर दिस कंटेंट इज अंडर चाइल्ड इन्फ्रिंजमेंट, तो वो सारा रिमूव करना पड़ा मेरे को, सेक्शन ट्रिम करना पड़ा पूरा, फिर वो वीडियो अपलोड हुआ। आणि मेरे इतने हो गए वो चीजें, अभी इतने चाड़े हो गए कि यूट्यूब ने, पहले मैं एक दिन में 50 वीडियो तक यूट्यूब पे डाल सकता था, रफ रफ रफ, अभी मैं 10 ही डाल सकता, इसलिए आज 10 ही रिकॉर्डिंग अपलोड हुए, रोज 10 10 पे, अभी मालूम नहीं कितने दिन। मेरे को सब्सक्राइबर अभी शायद कुछ तो 1000 क्रॉस करने पड़ेंगे, फिर सुधरेगा वो सब। चलो अभी है ना, अभी 1 मिनट देखो, मैं अपन क्या पढ़ने वाले, सब शांति से सुनो। कल अपन सोल्युबिलिटी पढ़ने वाले, क्रेजी चीज है, यानी सोल्युबिलिटी के ग्राफ्स, ये भैया इधर प्रॉपर 12वीं, टेम्परेचर सोल्युबिलिटी के कर्व्स, क्वालिटेटिव इफेक्ट, खतरनाक चीज एकदम। फिर ये सोल्युबिलिटी के कर्व्स का क्या एप्लीकेशन रहता है, ये खतरनाक चीजें होने वाली है, एकदम क्रेजी, हेनरीज लॉ, प्रॉपर 12वीं सीबीएसई है ये, यानी ये 9वीं आईसीएसई में है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ये एनएसओ में लगता है प्रॉपर, 10वीं के बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम में लगता है। कौन से एंट्रेंस में लगेगा 10वीं के बच्चों को? 2 नवंबर को नारायण मुंबई सीओ भूमि मुत्ता एग्जाम में लगेगा तुमको ये। ठीक है, उधर सिलेबस में दिया वाला ही। फिर क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन अपन पढ़ेंगे, ये सॉलिड स्टेट है, प्रॉपर 12वीं वापस अगेन। फिर क्रिस्टल्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, खतरनाक भाई, क्रेजी, एकदम क्रेजी, क्या सिलेबस में मक्खन, ऐसे पढ़ने को मजा आता है एकदम। और फिर वही है जो अपने को पहले से पता है सारा। पर ये अपन ने पढ़ा था ना पहले, इफ्लोरेसेंस और डेलिक्वेसेंस पढ़ा हुआ है ना ये, है ना, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, कोई पानी एब्जॉर्ब करते हैं, कोई पानी रिलीज कर देते हैं, कोई पानी ऑब्जर्व करके सिर्फ माऊ माऊ होते हैं, कोई पानी ऑब्जर्व करते 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 पूरा उल्ला सॉल्यूशन ही बन जाता है जिनका, है ना, वो तीनों चारों अपन पढ़ेंगे। फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, फिर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। ऐसे लग रहा है जैसे कि ये पढ़ा है पहले, ये सेम बुक से पढ़ा है ये, ऐसे लग रहा है। आगे सोल्यूबिलिटी कर्व बाकी है बस। तो चलो ठीक है, मग उद्या घेऊ आपण, बाय बाय।